आता है इसको याद रखने के लिए बेहतर होता है कि हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। और इस डायग्राम में आप गामा रे, एक्स रे, यूवी रेस, उसके बाद लाइट, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, लाइट, विब्जियोर, इंफ्रारेड रे, ये रेडियो और माइक्रो में कौन सा होता है पहले? यार मैं तो भूल ही जाता हूँ। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आप कुछ बातें सुन करके याद रखिए। ये चूंकि सारे वेव हैं तो सारे जो वेव होंगे उनके लिए स्पीड जो होगा वो वैक्यूम में c मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक रिलेशन वैलिड होता है c = f लैम्डा। यदि कभी फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी वेव का तो ये आप यूज कर सकते हैं। लैम्डा के लिए देखिएगा ये बाउंड्री है 0.1 एंगस्ट्रम, ये बाउंड्री है 1 एंगस्ट्रम, ये अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रम, ये 8000 एंगस्ट्रम, ये लगभग में मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर 1 मिलीमीटर, ऐसा कुछ रफ एक जो मुझे याद है 1 मीटर 1 मिलीमीटर ऊपर कर दिया। वो दूसरा बाउंड्री वो 100 कर दीजिए आप, 100 एंगस्ट्रम यूवी रेज के और एक्स रे के बाउंड्री पे 1 मीटर और 1 मिलीमीटर 10⁻³ वाला रिलेशन दोनों जगह। ये विब्जियोर जब आप कहते हैं ना तो प्रिज्म से जो रेज आ रही है वायलेट से रेड तक, तो वायलेट का सबसे छोटा वेवलेंथ 4000। अब ध्यान दीजिएगा ना, हम लोग जब एनर्जी लिखते हैं तो एनर्जी कैसे लिखते हैं? ऑफ फोटोन। ये इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए फोटोन को मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। लिखते हैं आप hc/λ, तो लैम्डा जिसका कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा, या hf फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, या कभी कभी इसके लिए सिंबल h न्यू यूज करते हैं। और इधर हायर एनर्जी, और इधर दूसरी तरफ जो आते हैं आप लोअर एनर्जी। मतलब यदि आप ऐसे चलेंगे तो एनर्जी कम होता जाए बढ़ता जाएगा, और ऐसे चलेंगे तो एनर्जी कम होता जाएगा। लाइट से ज्यादा एनर्जी होगा अल्ट्रावायलेट रेज में। अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखता, जो दिखता है दैट इज लाइट। वो पर्टिकुलर ईएम वेव का टुकड़ा जो ह्यूमन आई के लिए विजन का काम करता है उसे लाइट कहते हो आप।
और उसके अलावे बाकी जो है उनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पे हीट इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब, हीट रेडिएशन इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब, दैट इज ईएम वेव। ये जो ईएम वेव है ये हीट रेडिएशन भी है, हीट रेडिएशंस आर ईएम वेव। तो यहाँ पूरे को ना लिख के एक स्टार मार्क दे के पॉइंट जैसा लिख दूं, हीट रेडिएशन आर ईएम वेव। तो मुझे ये बताओ, लोहे के एक ब्लैक टुकड़े को गैस में ऑन करके घर में गैस पर रख दें आधे 1 घंटे 10 मिनट के लिए, तो गर्म हो जाएगा। छूना मत, गैस ऑफ कर दो, उसको अलग रखो और उस बॉल के पास अपने हाथ को नजदीक ले जाओ, टच मत करना। तो क्या आप फील नहीं करोगे उससे गर्मी आते? क्या वो दिखेगा रेज आता उससे? लेकिन फील कर रहे हैं, अभी भी वो ब्लैक है, मतलब रेज कोई आता तो दिख नहीं रहा, लेकिन हीट फील कर रहे हो। तो रेडिएशंस ईएम वेव है, लेकिन वो ह्यूमन आई के लिए अभी विजुअल सेंसेशन नहीं क्रिएट कर रहा, तो वो लाइट नहीं कहलाएगा। अच्छा तो वो क्या है? वो इंफ्रारेड है, रेड से भी कम एनर्जी वाला। ह्यूमन बॉडी से जो एनर्जी इमिट होता है वो किस रेंज में होगा? ये जो सारे रेंज हमने बनाए, तो यदि 4000 से 8000 में होता मतलब विजिबल, मतलब कोई लाल रंग का दिखता, कोई पीले रंग का दिखता, ऐसा थोड़े ना ट्यूबलाइट की तरह जलता हुआ, कहाँ दिखते हैं। इसका मतलब कि विजिबल रेज में तो नहीं इमिट करता, नहीं तो वो ट्यूबलाइट की तरह जलते देखते हम लोग सब कोई, ऐसा नहीं हो रहा। तो यदि अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता, वायलेट से भी ज्यादा, एक काम करो ना, पहले वायलेट पे ही गैस जलाते हैं तो वायलेट के नजदीक ब्लूइश फ्लेम होता है, उंगली डाल के देखो ना, थोड़ा सा बर्नल बगल में रखना, लगाना पड़ेगा। तो आप उसमें उंगली नहीं डालते, तो आप एक अपने दोस्त के बगल में बैठे हैं, यदि उससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रहा होता तो जल भून के राख हो जाते, मतलब खत्म हो जाते। ऐसा नहीं हो रहा, मतलब अल्ट्रा वायलेट नहीं है, उससे ज्यादा एनर्जी का कोई चांस ही नहीं। तो रेड की तरफ आओ, इंफ्रारेड में जाओ। तो ह्यूमन बॉडी से जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो इंफ्रारेड इमिट हो रहा है। सर आप श्योर हो? आप लोगों ने यदि इंग्लिश मूवीज देखे हो कभी, तो उसमें ऐसे कई ऑब्वियस है, एक्शन मूवीज मान लो देखा हो, तो आपने देखा होगा ऐसे विपॉन्स जो कि ऐसा गन जो कि दीवार के दूसरी तरफ के लोगों को भी टारगेट कर लेता है, मीन्स या अंधेरे में भी लोगों को टारगेट कर लेता है। मतलब आप कैसे पहचानते हो? दिख तो नहीं रहा है। थर्मल इमेजिंग टेक्निक से। थर्मल इमेजिंग मतलब जो भी लिविंग बीइंग है या जो भी ह्यूमन है वो एक खास पर्टिकुलर इंफ्रारेड रेंज में रेडिएशन इमिट कर रहा है। पेड़ से जो रेडिएशन इमिट होगा वो अलग रेंज में होगा। तो आप यदि अंधेरे में भी उस रेडिएशन को मशीन से रीड कर लेते हो, क्योंकि ह्यूमन ऐसे तो दिख ही नहीं रहा, तो मशीन से यदि रीड कर सकते हैं तो आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इसी तरह दीवार के बाद दूसरी तरफ भी, घर में भी, बाहर से टारगेट किया जा सकता है। तो ये थर्मल इमेजिंग टेक्निक ये इंफ्रारेड रेडिएशन पे ही बेस्ड है। वो हर एक ह्यूमन बीइंग से, हर एक लिविंग बीइंग से इमिशन हो रहा है। अब इस चैप्टर में ये पूछा जाता है कि इन रेज का काम क्या है, और हमें याद भी रखना होता है। आसान काम थोड़े ना याद रखना, वो भी आईआईटी के बच्चों। एक काम करो, लाइट का यूज तो मैं बता देता हूं दुनिया देखने में। अब बारी आता है इंफ्रारेड का। तो एक तो अभी बता दिया थर्मल इमेजिंग टेक्निक्स में। दूसरा, सोचो खेलने गए, खेल करके आए और आपका हाथ दर्द कर रहा है, बैडमिंटन खेल लिया बहुत देर, या पैर दर्द कर रहा है, बहुत दौड़ लिए, तो घर आकर के एक सिंपल क्या किया जाता है कि आपने आग के पास किसी कपड़े को गर्म किया और उससे हाथ को सेका। तो मसल स्ट्रेन को ट्रीट करने में ये इंफ्रारेड रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं। मसल यदि कहीं पुल हो जाए, उसको पुल कर दिया तो उसको
अब क्या करोगे, तो उसके लिए इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर सकते हैं। नहीं सर, मैं तो वायलेट डालूंगा मसल पे। अरे वायलेट मतलब गैस का जला के बर्नर डालोगे ना। इंफ्रारेड रेडिएशन कम एनर्जी यूज करते हैं मसल स्ट्रेस को ट्रीट करने में। तो सर माइक्रोवेव का क्या करेंगे? अरे यार, दीपावली धमाके में सस्ते में मिलता है, ले आओ खरीद के, खाना गर्म करके खाएंगे। क्यों सर, फ्रेश नहीं मिलता? नहीं मिलता आजकल। तो खाना गर्म करके खाओगे तो उसके लिए माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का सबसे बढ़िया काम है खाने वाने को सर वो क्या करता है वो बाद में सोचेंगे। माइक्रोवेव का यूज कि आप यदि खाने पीने की चीजों को हीट करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोवेव जो है बड़ा अच्छा एक रेज है। सर यही क्यों? अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, गैस जला के उस पर डाल दो वो भी काम करेगा, लेकिन माइक्रोवेव में क्या फायदा है कि आप वाटर के मॉलिक्यूलों की ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन के आसपास आई थिंक कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो आराम से उन मॉलिक्यूलों को ऑसिलेट करके उनका टेम्परेचर बढ़ा देता है। और जो भी फूड आइटम्स होंगे उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस रहता ही, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिटेल मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैं आपको बता भी नहीं रहा, एक रफ आइडिया। तो सर ये रेडियो वेव का क्या करूंगा? रेडियो सुनो मतलब कम्युनिकेशन में काम आता है। मतलब आप जो देखते हो रेलवे के गार्ड और ड्राइवर बातचीत करेंगे, अरे सर क्यों बातचीत करेंगे, झंडा दिखाएंगे। तो वो जमाना वही था जिसमें झंडा दिखाते थे, लेकिन अब वॉकी टॉकी उनके पास रहता है, तो वो ये रेडियो वेव वाले रेंज के फ्रीक्वेंसीज को वो यूज करते हैं। ये भी एम वेव है, लाइट के स्पीड से कम्युनिकेट हो पाएगा। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव का बेसिक आइडिया, फूड आइटम्स के टेम्परेचर को बढ़ाने में आप यूज कर लेते हैं। इंफ्रारेड मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने में, लाइट पूरी दुनिया देखने में, घूमने जाते हैं तो दिखता है जो भी। अल्ट्रा वायलेट रेज का क्या कर, तो सोचो आप एक डॉक्टर के बारे में सोचो जो ऑपरेशन करने के लिए गया किसी मरीज का और उसके पास मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे, वो ऑपरेशन करके निकला, आया वापस, मरीज ठीक है, टेंशन ना लो उसका। उन सर्जिकल इक्विपमेंट्स का क्या करोगे? फिकवा दोगे? एक ऑपरेशन हो गया, नहीं सर मैं तो विम बार लेके उसको मजवाऊंगा। अरे बहुत अच्छा लेकिन क्या उससे जर्म फ्री हो गया? मतलब मैं मान लूं कि दूसरा मरीज का ऑपरेशन के लिए वो सारे इक्विपमेंट परफेक्ट है, अभी नहीं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से उन्हें ट्रीट करते हैं उन जर्म फ्री करने के लिए उन सर्जिकल इक्विपमेंट्स को। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, अल्ट्रा वायलेट रेज से कई एलिमेंट को, कई आइटम्स को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व रखने के लिए भी ट्रीट करते हैं। ऐसा तो ये सब जनरली मेडिकल के बच्चों से पूछा जाता है, अपने लिए कौन सा इक्विपमेंट बीमार से ही दिलवा दूंगा, कैंसर नहीं करवा, अपना तो टेलीस्कोप होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्जिकल इक्विपमेंट्स में अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट मस्ट है। आगे देखिए एक्सरे, अरे इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, एक बार हाथ पुरवाओ जीवन भर याद रहेगा। एक्सरे से फोटोग्राफ आता है, हड्डियों के टूटने का बड़ा अच्छा फोटोग्राफ आता है। तो एक्सरे का यूज तो आप सबको पता चल गया। और खास बात है कि कहीं पे गवर्नमेंट ने टेंडर जारी की, आप इंजीनियर बने, सारे अच्छे ही बनते हैं इसकी क्या गारंटी, एक पुल भी बनवा लिया, उस पुल पे जाएगा कौन? तो पहली बार आप ही की गाड़ी जाएगी, जिससे कि पुल सही होगा तभी आप ले जाओगे, गिर गए तो जिसका पुल था वही गया। अब पंगा ये होता है कि कई बार पुल के भी टूटने की संभावना रहती है, तो उसके फ्रैक्चर को भी एक्सरे से चेक किया जाता है। उसमें यदि कोई फ्रैक्चर है तो भी एक्सरे से दिखेगा। तो एक्सरे से आप केवल अपनी हड्डियों को ही नहीं फोटोग्राफ ले सकते हैं, किसी बड़े स्ट्रक्चर के क्रैक के बारे में भी जानकारी उससे ले सकते हैं। अब बचा गामा रेज, तो गामा रेज का कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं रेडिएशन डोज की तरह, और गामा रेज नहीं एक्स रेज को भी रेडिएशन डोज की तरह मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। भाई कितने टुकड़े थे गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों टुकड़े का कुछ कुछ आइडिया तो आ गया। अब होता यार ये है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ी महाभारत आप खुद भी लिख दिया करो, तो बेसिक आइडिया ये है, कहानी पका लो थोड़ा सा,
ये आइडिया है कॉमन आपके ऐसे जिनको आप याद रख सकते हैं। एक्सरे हाथ तुड़वा के पता चलता है और फोटोग्राफ लेता है। यदि किसी स्ट्रक्चर के क्रैक को देखना हो उसमें हेल्प करता है। लाइट दुनिया देखने में काम आया। अल्ट्रावायलेट बीच में है जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स के जर्म फ्री करने में या उनकी सफाई में काम आ रहा है। इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड मस्कुलर ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। माइक्रोवेव खाने पीने के सामानों को प्रिजर्व हीट करने में। रेडियो वेव कम्युनिकेशन में। गामा रेज मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे काम आ रहा है। ईएम वेव चैप्टर में ईएम वेव है कौन? ये सारे ईएम वेव, सारे ईएम वेव है, मतलब हीट रेडिएशंस भी ईएम वेव का पार्ट है। क्योंकि हीट रेडिएशन में एक्सरे यूवी रे, एक्सरे नहीं मिलेगा क्योंकि वो, या यूवी रेज नहीं मिलेगा। जनरली हीट रेडिएशन वो कम एनर्जी वाला रहता है जनरली। लेकिन आप कहेंगे तो ये सारे के सारे रेडिएशंस पॉसिबल है, ये सारे ईएम वेव। लाइट आप किसको कहते हैं? अभी जो कुछ देर पहले लोहे का टुकड़ा लाए थे, गैस पे रखे थे, उसको 10 मिनट मत रखो, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो, पिटाई होगी, गैस की बर्बाद कर दे। लेकिन 2 घंटे गर्म करने के बाद वो ब्लैक लोहे का टुकड़ा क्या अभी ब्लैक दिखेगा? कैसा दिखेगा? रेड। इसका मतलब क्या हुआ? गैस ऑफ कर दो तब भी वो दिखेगा रेड। इसका मतलब वो अब एनर्जी जो इमिट कर रहा है वो रेड लाइट विजुअल रीजन में चला आया। सर तो थोड़ा और गर्म करेंगे तो येलो भी दिखेगा, करो ना थोड़ा और, वायलेट भी दिखेगा। लेकिन आप यदि हीट करते हो तो ऐसे इसका बढ़ सकता है। मतलब वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इमिट होने वाले का वेवलेंथ वैसे वैसे कम होगा, डोमिनेटिंग वाले का। इसका मतलब है कि वो वायलेट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वेवलेंथ कम होना, वायलेट की तरफ कलर का शिफ्ट होना। ये ईएम वेव के ज्यादा एनर्जी और कम एनर्जी कैसे याद रखोगे आप? तो गैस खरीदते हो 1000 रुपया दे और कोयला खरीदते हो 100 रुपया देकर, तो 1000 रुपया और 100 रुपया में 1000 रुपया ज्यादा क्यों देते हो? क्योंकि उसमें एनर्जी वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है। तो वायलेट की तरफ ज्यादा एनर्जी, कोयला जला के आता है लाल रंग, रेड में कम एनर्जी। याद रखने की कोशिश करो। और वायलेट से अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा और ज्यादा, इंफ्रारेड रेड से कम, रेड से कम, उससे भी कम माइक्रो, उससे भी कम रेडियो, और ज्यादा की तरफ जाओ अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, एक पार्ट वेव का। दूसरा पॉइंट देखो वेव में, जब आप कहते हैं वेव तो पहले आपको ये धागे पे बताया गया कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था वेव और ये वाई के डायरेक्शन में ऑसिलेशन था। तो इक्वेशन क्या लिखते थे? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद करो, यदि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था तब क्या लिखते थे? अरे बताना, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होता था तब क्या लिखते थे? तब लिखते थे वेव का इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सोच लो एक बार, माइनस के एक्स और एक बार प्लस के एक्स। क्या ये सबको याद आ गया या याद आ जाएगा? मैं उम्मीद करूं। और एक बात, यदि ये वेव जा रहा होता वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्वेशन कैसे लिखते? z इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, क्योंकि t और y रख देते और z पता चल जाता। तो जिस एक्सिस पे जा रहा होता है उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको साइन के आर्गुमेंट में दिखेगा, जिस एक्सिस पे वेव जा रहा होगा। और प्लस एक्स पे जा रहा होगा तो नेगेटिव दिखेगा बीच में, और यदि माइनस एक्स की तरफ या नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो बीच में प्लस दिखेगा। सर ये ईएम वेव में आप क्यों याद दिला रहे हो? बहुत अच्छी बात, आप याद करिए। हमने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वेव के जाने के, लाइट रे के जाने के भी परपेंडिकुलर।
और दोनों, यदि एक आप कहते हो x, एक कहते हो y और एक कहते हो z एक्सिस, तो कह तो सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये j कैप, क्योंकि E का जो ऑसिलेशन होगा वो j की तरफ। B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के कैप, और लाइट किधर जा रहा है, आई कैप में। सी कैप क्या दिख रहा है, आई कैप। अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये आप दिखा रहे हो एक्स वाई प्लेन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये किस प्लेन में दिखाओगे आप, एक्स जेड प्लेन में। दोनों के बढ़ने घटने का एक ही जैसा सिचुएशन है, दोनों साइन का फंक्शन, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है। और ये स्टैंडर्ड लाइट हुआ, स्टैंडर्ड ईएम वेव हुआ। सर स्टैंडर्ड हुआ ये 3 बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पिछले टर्न पे आपको मैंने अनपोलराइज्ड लाइट कहा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन कई डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक लाइट के जाने के परपेंडिकुलर। लेकिन यहां मैंने एकदम माना है ये स्टैंडर्ड केस। ई, अब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, ये चित्र, इस चित्र को घर में 10, 20, 25, 30, 40 बार बनाना है। क्यों सर, जिससे आपके दिमाग में एक हैबिट बन जाए कि ये ई कैसा होगा, बी कैसा होगा और ये सी कैसा होगा। अब आपको टाइम तो है नहीं इतना लिखने का, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ये साइकिल लिखा देखा है कि जिसमें होता था आई, जिसमें होता था जे और जिसमें होता था के कैप? क्या ये देखा है कभी? और इनमें साइक्लिक ऑर्डर में हम यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते थे तो क्या लिखते थे, आई क्रॉस जे क्या लिखते थे, के कैप। के जे क्रॉस के क्या लिखते थे, आई कैप। और के क्रॉस आई क्या लिखते थे, हाँ। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट चलते थे तो क्या होता था, आई क्रॉस के क्या हो जाता था, माइनस जे। मैथमेटिक्स पढ़ चुके क्या, जे क्रॉस के जे के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे, ये हो गया माइनस आई। अब बताओ जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। क्या ये सबको पता है? और कैप वाला वेक्टर क्या डायरेक्शन बताने का काम करता है। यदि ये आपको याद है तो मैं आपको बड़े अच्छी तरह ABCD सिखाता हूं। IJ के अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, तो EBC में अल्फाबेटिकल को ऑर्डर याद करो, BC एंड E अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मुझे पता है यदि मैं इनको टोपी पहना दूं तो ये डायरेक्शन वाले वेक्टर हो जाते हैं। आप भी दुखी मत हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके रिलेशन देखो कितना शानदार रिलेशन है। बी कैप क्रॉस सी कैप क्या देगा, ई कैप। बढ़ो आगे, सी कैप क्रॉस ई कैप क्या देगा, बी कैप। आगे बढ़ो, ई कैप क्रॉस बी कैप क्या देगा। क्या कोई कंफ्यूजन? क्या ये याद रख लेंगे IJK की तरह? सर निगेटिव वाला भी याद करवाओगे? नहीं करवाऊंगा, कोई काम नहीं, ये याद कर जाओ, इतने से काम चलेगा। सर ये क्यों याद करवा रहे हो? पता नहीं IIT को इस ईएम वेव में इस वेक्टर से क्या इतना लगाव हो गया है कि पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे, हर एक साल 10-10, यदि 4-4 या 3-3 बार हुआ है एग्जाम, हर एक पेपर में एक मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मतलब 5 साल में आपको ऐसे 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें इस आइडिया का यूज हुआ है। ई और बी दे देगा, 4 ऑप्शन में से सी चुनना रहेगा, सी और बी दे देगा, 4 ऑप्शन में से ई चुनना रहेगा। जो इस रिलेशन को जस्टिफाई करे वो होगा, जो नहीं करे नहीं होगा, काम खत्म। क्या ये याद रख लोगे? कैसे याद रख लोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कंफ्यूज मत होना, IJK ही याद रहेगा, उन पे इनको सेट कर देना।
अल्फाबेट में कौन पहले आता है, तो भूलना मत मेरी तरह। बी, उसके बाद आता है सी, और उसके बाद आता है ई, आई जे के। सर सी के बाद तो डी, अभी नहीं है तो क्या करोगे? सी के बाद क्या है? ई है मेरे पास, यूज कर लो। डी नहीं है, ई है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन है। आई के बी के बाद बी क्रॉस सी देगा ई। मेरा एक स्टूडेंट था जो मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया दिया था किसी टाइम पे। मैं टेंशन में रहता था, सुनो ध्यान से, मैं टेंशन में रहता था कि ये ईबीसी में एक रिलेशन होता है। आज तो मैं 3 रिलेशन बता रहा हूं, लेकिन एक समय था मैं टेंशन में रहता था एक रिलेशन होता है, कौन सा? तो मैंने बड़े मेहनत से याद किया। तो जिस दिन लेक्चर देता था उस दिन याद करता था, और अगले दिन मैं फिर भूल जाता था। एक बच्चे ने मुझे समझाया, सर आप बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसे याद करो। मैंने पूछा कैसे याद करूं? कहा कि सर आपको लॉरेंस फोर्स याद है? मैंने कहा हाँ यार, मैं वो बड़ी अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म में पढ़ाता हूँ। बच्चों के भले ही नहीं समझ में आता है। क्यू बी क्रॉस बी, अरे नहीं यार, समझाऊंगा फिर से एक बार, यदि सही में नहीं आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% से 40% तक क्वेश्चन दिख जाता है कई बार। कम से कम 4 क्वेश्चन तो दिख ही जाता है, परसेंटेज में ना बात करूं, 4 क्वेश्चन तो दिख ही जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से कहीं ना कहीं टच करता, कहीं ना कहीं। अभी फिलहाल मुझे ये बताओ, आपको यदि लॉरेंस फोर्स 0 करना हो, तो लॉरेंस फोर्स 0 करने पर चार्ज का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। याद करो, लाइट कैसे जा रही है? स्ट्रेट। तो बच्चे ने कहा बस सर आप इतना याद कर लो तो एक रिलेशन तो मैं आपको याद करवा दूंगा। मैंने कहा कैसे? तो ये देखो, बच्चे ने मुझे कहा क्यू कैंसिल करो सर, लेते चलो दूसरी तरफ भी क्रॉस भी। और आप सर वेक्टर भी अच्छा जानते हो, काम तो पड़ता ही है आपको, तो माइनस हटाने के लिए क्या करोगे? बी क्रॉस भी। और सर आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि बी क्रॉस भी को बी क्रॉस सी लिखोगे तो टेंशन में नहीं आओगे। और चूंकि मैग्नेटिज्म, ये एलईएम वेव की बात कर रहे हो, ये सारे 90 डिग्री पे हैं, तो एक तो वेक्टर वाला डिरेक्शन देख लो, और दूसरा बी इंटू सी इंटू साइन 90 लिख लो। तो ये ई बी और सी में ये उनके बिना वेक्टर का रिलेशन आ गया। तो सी कभी भी लिखना हो तो ई बाई बी से मिल जाएगा। या ई नॉट बाई बी नॉट क्या देने वाला है? वो जो एक आपने अभी अभी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, उसका ये रिलेशन। सर ये तरीका तो ईएम वेव का नहीं है। अरे मुझे भी पता है नहीं है, लेकिन याद रखो, याद रखना तो आसान है ना। क्या याद रखोगे? रिलेशन, जब जब कभी आपको मूविंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और पूछे कि वेलोसिटी का रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ, यदि ये स्ट्रेट पाथ है तो ये रिलेशन बोल दो, E इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ई बाई बी। सर याद कैसे करें? 100 बार लिखो, 100 बार बोलो, याद हो जाएगा, या ये प्रोसेस फॉलो करो, याद हो जाएगा। ये ई आपको ई दे देगा और बी पूछ देगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। सर आपने तो 3-3 बताए थे। अरे 3-3 बताए थे, याद रखना, टोपी वाले थे, यूनिट वेक्टर था, ये अमाउंट के साथ है। अमाउंट के साथ, वेक्टर के साथ केवल एक रिलेशन वैलिड है, कौन सा? ये E इक्वल्स टू बी क्रॉस, E इक्वल्स टू बी क्रॉस सी अमाउंट के साथ वैलिड है, और बाकी सारे रिलेशन टोपी वाले थे, डायरेक्शन के लिए वैलिड है। अंतर समझ में आता है क्या? डायरेक्शन से और अमाउंट से। मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन वो सारे नहीं थे तीनों, केवल एक ये है जो अमाउंट के साथ वैलिड है, बाकी सारे टोपी वाले हमने बना दिए थे। तो 3 में से 2 टोपी वाले हैं और एक ये है जो कि अमाउंट के साथ वैलिड है। ये इसको 5 स्टार करो, 3 कम लग रहा है। तो एक फॉर्मूला सी ई नॉट बाई बी नॉट। ये बताओ मन में ये विचार आ रहा है या नहीं कि लाइट है तो एनर्जी होगा, और यदि लाइट है और एनर्जी होगा तो हमने तो फिर से वही काम किया, ई दिखाया, बी दिखाया और ये सी दिखाया। तो एनर्जी जो होगा वो एनर्जी की बात करूं तो कैसे करूं? एनर्जी डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, इन EM वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी कहना ठीक नहीं रहेगा वर्ड, एवरेज कर दो। सर एवरेज क्यों करवाया? ए भाई टाइम के साथ वेरी करने वाला आइडिया हुआ ना, तो एवरेज कर दो। एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसोसिएटेड ध्यान दीजिएगा विथ मैग्नेटिक फील्ड। याद करो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर में होता था उसकी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ 1/4 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का उसी तरह 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब यदि ये दो हो गए तो अब बात आएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो आप तो बड़े समझदार हो, क्या कर दोगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। आपको दो फॉर्मूला मैंने कुछ देर पहले बताए, नहीं सर एक ही बताया। कौन सा बताया? तो C इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट। और आप एक फॉर्मूला कभी किसी जमाने में भी सुने हो, नहीं तो आज पहली बार देख रहे हैं। C इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए होता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से रिलेशन। और एक होता है अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड। मुझे ये बताओ अभी जो एनर्जी डेंसिटी दिख रहा है ये किसका है? टोटल। तो आप चाहोगे तो बी नॉट और म्यू नॉट को बदल दे सकते हो, किस फॉर्मेट में ले जा सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वाले में। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या ये हो जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। क्यों? क्योंकि सिंस हाफ ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर होता है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट से। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? ये प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे देखेंगे प्रूफ करके? तो हाफ या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर में एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट तो रहने दो, ये ई नॉट को बदलता हूं। ई नॉट के बदले क्या लिखूंगा? बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर के बदले 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये किसके बराबर आ गया? 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। क्या वही आ गया या नहीं आ गया? ये हमने क्या देखा यहाँ हमने देखा कि शुरू में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट के। तो इसलिए ऐसा हम देख रहे हैं होते हुए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है। तो बराबर क्यों होगा भाई? तो फॉर्मूले में रख के हमने देख लिया। बी नॉट को पहले ई नॉट को लिख दिया बी नॉट सी, बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर के बदले लिख दिया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी आते मिल रहा है क्या? टोटल यदि पूछे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जो हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा, या हमने इंडक्टर जब पढ़ा, तो इंडक्टर की एनर्जी से एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो यही रिजल्ट आ जाता है हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो ये टोटल एनर्जी है। लेकिन यदि केवल इलेक्ट्रिक पूछे या केवल मैग्नेटिक पूछे तो आधा कर दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। टोटल पूछेगा तो क्या लिखोगे पता है ना? तो केवल इलेक्ट्रिक पूछेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बराबर होता है, केवल इलेक्ट्रिक पूछे तो 1/4 आधा कर लेना। तो इसको दूसरे नजरिए से ये पेज मैं चेंज करूं,
इसको दूसरे नजरिए से यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, एनर्जी डेंसिटी associated with EM wave equals to half epsilon naught E naught square या हाफ B naught square by म्यू नॉट, ये दोनों बराबर है। दूसरा आइडिया लिखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए? फॉर ईएम वेव। अब इसका मतलब हो गया कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड of the EM wave equals to total density by 2, तो 1/4 epsilon naught E naught square, या क्यों एप्सिलॉन इसी को रखो और उसी तरह लिख दो associated with magnetic field only, magnetic field total by 2, 1/4 B naught square by म्यू नॉट, तो टोटल बाय 4 करो, टोटल बाय 2 करोगे, ये 1/4 हो गया, B naught square by म्यू नॉट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये याद ही रखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा और आपको न्यूमेरिकल आता है, आपको यही यूज करना है। सर ये जो ई नोट और बी नोट कह रहे हो है क्या, ये तो एक बार बताओ भाई। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी में ई नोट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। बी नोट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में लफड़ा कहां फंसेगा? आपके सामने में वेव ऐसे दे दिया, E इक्वल्स टू, अच्छा पिछला स्लाइड वेट करिए, वो लिख लीजिए, हाँ देख लो, आराम से नोट करिए। ये मैंने रिपीट किया है जिससे कि आपको किसी तरह से ये चारों फॉर्मूले याद हो जाए। टोटल पूछेगा तो 1/2, और यदि केवल एक का पूछे तो 1/4, क्योंकि 1/4 जोड़ करके 1/2 आ जाएगा। जब आप कैपेसिटर कहते हो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो टोटल वही हो जाता है 1/2। केवल इंडक्टर में केवल मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो टोटल वही होता है 1/2। लेकिन ईएम वेव में दोनों है, तो 1/4 तो दोनों जुड़ करके 1/2 आ जाए। या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कर लो, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट कर लो। आप सोचना, थोड़ा ज्यादा मत सोचना, थोड़ा सोचना। E1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप प्लस E2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 जे कैप। अब आपसे मैं कह रहा हूं फाइंड एनर्जी
density associated with EM wave which equation of electric field oscillation is given in this question. आपको इसका एनर्जी डेंसिटी बताना है। तो एनर्जी डेंसिटी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं कह रहा, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे पहली बार। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन तो है नहीं, दो दो हैं, तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाओ। ये बताओ तो ये रेट जा किधर रही होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है? जे कैप की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किधर होता होगा? के कैप की तरफ। आपको एनर्जी चाहिए ना, तो याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो पढ़ा आपने एसएचएम में, जो पढ़ा आपने इंटरफेरेंस में, जो पढ़ा आपने एसी में, जो पढ़ रहे हैं आप ईएम वेव में। सर मजाक मत करो, कहीं नहीं पढ़ा तो फिर तो पंगे हैं। क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? आप E1 देखते थे और उससे फाई एंगल पे E2 देखते थे, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड E0 कैसे लिखते थे? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos फाई। और आपका ये जो इक्वेशन है वो हो जाता था E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साई, फाई के बदले जे कैप। यदि ये कन्वर्जन आपके आता है तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है? अब नया एम्पलीट्यूड मिल गया या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाना चाहिए? एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। E0 निकाल चुके हो आप। साई की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। चाहिए क्या? देखो तो क्वेश्चन में है कहीं साई का यूज? तुम क्यों ढूंढ रहे हो? मत ढूंढो। वैसे बड़ा मन करे यहाँ वेक्टर का साई लिख दो, जैसे अल्फा लिखते थे, tan साई इक्वल्स टू E2 साइन फाई अपॉन E1 प्लस E2 cos फाई, लाइक वेक्टर। केवल वेक्टर वाला आइडिया है, लेकिन साई का कोई यूज ही नहीं है। जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हो? मत निकालो। आपको इस लेवल पे सही करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, IIT पूछ चुका है तब बता रहा हूँ। नहीं तो मैं पहले EM वेब पढ़ाते वक्त कहता था अरे कहाँ यार, सिंपल वो तो गया, ई वाला इक्वेशन आपने देख लिया, नहीं पूछेगा। लेकिन अभी जो 5 साल के पेपर आप एनालाइज करोगे तो अब मस्ट है आपको ये पता रहे, यदि 2 ई आ गए तो मैं एनर्जी कैसे सोचूं। पहले उनको कंबाइन करो, सुपरपोज करो, एक ई मिला एम्पलीट्यूड यूज करो। सर यदि 3 आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे 3 का भी सुपरपोजिशन आप एसएचएम पे पढ़ते हो? सर मैंने नहीं पढ़ा, उसको रिवाइज कर लो। सर कैसे करोगे? अरे 3 वेक्टर का जैसे सम करते थे, डायग्राम बना लो, एक दूसरे से फेज डिफरेंस देख लो, सम कर दो। वेक्टर सम का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेकर के आप लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन। यदि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछता तो क्या करते? एनर्जी डेंसिटी लिखते वक्त 1/2 के बदले, लक्षिता सुन रही हो, यदि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछे तो 1/2 के बदले 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर लिखेंगे। और केवल मैग्नेटिक फील्ड का पूछे तो भी वही लिख देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन हर एक साल क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन IIT में मिल जाए और टॉपिक को 15 मिनट का, 1 घंटे का,
इसमें दुख करने वाली तो बात नहीं है। आप अच्छे अच्छे टाइम दे देते हो टॉपिक मैकेनिक्स, एक एक टॉपिक को 10-10 दिन, 20-20 दिन, और क्वेश्चन उससे भी एक आए ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ एक दिन पढ़ोगे और इससे 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो सर फिर एक ही दिन क्यों पढ़ाते हो? तो मैं दूसरे दिन भी पढ़ाऊंगा तो यही फॉर्मूला फिर से लिखना शुरू करूंगा, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर्मूला तो मैं भूल जाता हूं। एक और टर्म आता है पॉइंटिंग वेक्टर। यार इसका डिराइव करने की मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो सीधे लिख दूंगा। और ये होता है हाफ ई नॉट क्रॉस बी नॉट बाय म्यू नॉट टाइप। और इसका डायरेक्शन होता है वही जो वेव के, इसको एस से शो करते हैं। और ये जो है ये देता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ध्यान से देखिए, मान लो ऐसे रेज जा रही है, यदि लाइट रे इधर जा रही है तो यहां पर dt टाइम में लाइट रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने वाली है? c डेल्टा टी। यदि बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, लाइट के बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, तो यहां पर वॉल्यूम कितना लिख दोगे? वॉल्यूम लिख दोगे c डेल्टा टी इंटू ए। और आप यदि यहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे लिखोगे? एनर्जी लिखोगे एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? c डेल्टा टी इंटू ए। और आपको चाहिए क्या? एनर्जी के फ्लो का रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी बाई ए पर यूनिट एरिया और बाई डेल्टा टी पर यूनिट टाइम। ये कितना हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। और गौर करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक ई नॉट को मैंने बदल दिया बी नॉट सी में। देखिए बी नॉट सी में बदल दिया तो बी नॉट सी स्क्वायर हो गया। सी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते थे? तो ये हो गया ई नॉट बी नॉट सी स्क्वायर के बदले आ गया सी स्क्वायर के बदले आ गया 1/, तो हाफ, और नीचे आ गया ये म्यू नॉट। नीचे आ गया ये म्यू नॉट, क्योंकि सी स्क्वायर के बदले क्या हो जाता? एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर 1/म्यू नॉट। सी स्क्वायर के बदले 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट गया। तो आपने इसके लिए एक सिंबल दे दिया पॉइंटिंग वेक्टर। तो सर ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ले आए आप उठा के? क्योंकि याद करो ना, ई क्रॉस बी आपको डायरेक्शन भी दे देता है, एनर्जी जा किधर रहा है
उसका डायरेक्शन दे देगा और ये सी कैप लिखने का काम नहीं पड़ेगा। फिर सी कैप लिखने का काम नहीं पड़ेगा। फिर सर ई नॉट और बी नॉट से तो हमें ये फील आ रहा है कि ये तो फिक्स्ड वैल्यू की तरह हो गए। तो फिक्स्ड वैल्यू की तरह हो गए तो 90 डिग्री पे तो होती है, ई नॉट बी नॉट साइन 90 कर लो। और अदरवाइज यहाँ इसे पीछे एक टर्म दे देते हैं एवरेज। यहाँ एस के लिए एवरेज क्यों दे दिया? क्योंकि टाइम के साथ वेरिएबल होने के कारण जब ई नॉट बी नॉट आप यूज करते हो तो एवरेज। सर इसका मतलब कि पॉइंटिंग वेक्टर एस आप कैसे लिखने की सोचते? पॉइंटिंग वेक्टर एस ऐसे लिखा जाता है, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। सर फिर एवरेज में 1/2 कहां से आ गया? उसको मैं बताता हूं। ये जो एनर्जी यहाँ यूज किया है ये तो एवरेज एनर्जी है ना। एवरेज एनर्जी लेके जब देख रहे हैं तो एवरेज वैल्यू है। और एवरेज का दूसरा आइडिया मैं बता रहा हूं। यदि इस वाले आइडिया को लेके सोचें तो एस मिनिमम कितना होगा? ई और भी का मिनिमम वैल्यू बोलो तो 0। और एस मैक्सिमम कितना होगा? ई नॉट बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो एस एवरेज क्या होगा? एस मैक्सिमम प्लस एस मिनिमम बाई 2। तब भी कहां पहुंच गए आप? 1/2 ई नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट। और वेक्टर के फॉर्म में लिखिए तो वो ऊपर देखिए वेक्टर लिखा हुआ है और नीचे वाले से चाहिए तो आप एरो हटा करके लिख दीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख दीजिए। क्योंकि एवरेज वैल्यू है ये ई नॉट बी नॉट के साथ, और ई और बी के साथ जब लिख रहे हैं तो वो वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ई और बी तो वेक्टर था ना, टाइम और वो वेव था ना, टाइम के साथ उनके अमाउंट बढ़ घट रहे थे। तो ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट जो है ये किसी इंस्टेंट पे वैल्यू दे रहा है, और एवरेज वैल्यू जो है ये हो जाएगा ई नॉट क्रॉस, अब क्रॉस तो छोड़ दिया, ई नॉट बी नॉट बाई ट्वाइस म्यू नॉट। ये क्या है? एनर्जी फ्लो का रेट, एवरेज एनर्जी के फ्लो का रेट। एवरेज वर्ड जब डाल देंगे तो ये एवरेज वाला आ गया। म्यू नॉट तो सर आपने पहले एरो दिया फिर हटाया, अरे मैं भी रिकॉल करता रहता हूँ। धीरे धीरे मैंने ये सेट किया जो आइडिया अब आपको याद रखना है। यदि पॉइंटिंग वेक्टर कहेंगे ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। यदि एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू आप देखना चाहते हो एस मैक्सिमम प्लस एस मिनिमम बाई 2, वो कितना होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 ई नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट। और कुछ रिकॉल करूं? हाँ बोलो। हाँ बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना पॉइंट यदि आप ध्यान रखते हैं तो ईएम वेव के मैक्सिमम काम अपना हो गया। एक टर्म आता है, मैं यूज कम करता हूं, कभी उस पर न्यूमेरिकल मुझे नहीं मिला है। जब लाइट रे गुजर रही होगी तो मीडियम जो होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। तो लाइट रे गुजर रही है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, और उस समय जो रेजिस्टेंस आता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इम्पीडेंस, जो एसी में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो उसका एक वैल्यू निकल करके आता है जो किताबों में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है, एनसीईआरटी एक बार आप देख लेंगे। तो लाइट वेव जिस, अब यदि वैक्यूम में है तो रेजिस्ट करने वाला नहीं है कोई, लेकिन यदि आप देख रहे हैं मीडियम, तो मीडियम रेसिस्ट करेगा। और इसको रिलेट कर देते हैं आप लाइट वाले टॉपिक में जहां आप मीडियम बदलता देख रहे थे। यदि आप किसी लाइट को डेंसर मीडियम में आते देखते थे तो क्या चेंज होता था? स्पीड नहीं, हाँ स्पीड बदल जाता था सी बाय म्यू, लेमडा बदल जाता था लेमडा बाय म्यू, और ध्यान दीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता था। अब ये सोचिए हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था म्यू? हमने डिफाइन किया हुआ था, पहले याद करिए सी कैसे लिखा था? सी वैक्यूम बाय सी मीडियम कहते थे, सी वैक्यूम बाय सी मीडियम, यही तो कहा करते थे। आप यहां से ध्यान रखिए सी लिखने का एक तरीका है 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
और आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो मीडियम आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखते वक्त जो कांस्टेंट होता है वहां एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं। तो सी डैश जो हो जाएगा वो हो जाता है 1 by एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और म्यू नॉट के साथ म्यू आर। तो अब यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, चेक तो करो, इन दोनों को डिवाइड करूं तो चेक करो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया। हमारे पास रिजल्ट आ गया म्यू इक्वल्स टू 1 by अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। एक रिजल्ट ये भी आ गया। म्यू ऑलरेडी ये जानते हैं आप, म्यू ऑलरेडी आपको पता है कि मीडियम बदलने पर सी डैश हो जाता है सी बाई म्यू, या म्यू लिखते हैं सी बाई सी डैश, और सी लिखने का तरीका 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम में चले गए तो वहां एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ रहा है म्यू नॉट के साथ। ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मिल करके कहलाते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट और म्यू आर मिल करके कहलाते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो आप जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम देखेंगे तो 1 by परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आएगा। और यदि सी बाई सी डैश कर दें तो उससे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, और वो किससे रिलेटेड है, ये म्यू आर और लेफ्ट साइड में जो म्यू लिखा उससे कंफ्यूज मत हो जाना, वो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे यार सिंबल मैं चेंज कर दूं क्या इस म्यू का, यदि इसका सिंबल मैं बदल दूं तो ये एन कर देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो ये आप चाहें तो एन कर सकते हो, क्योंकि 2 बार म्यू को देखकर दुखी मत हो जाना। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। म्यू नहीं यूज किया क्योंकि म्यू नॉट वहां परमिएबिलिटी में था, परमिएबिलिटी में मौजूद था, तो यहाँ म्यू कर को एन एन यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो ये भी ईएम वेव में आप देख रहे हैं थोड़ा सा पार्ट। तो कहानी ये पॉइंट यहीं तक है। नेक्स्ट टर्न पे कुछ अलग टॉपिक शुरू करते हैं, और इसका मैं होगा एक डीपीपी टाइप शेयर करूंगा, उसको कर लीजिए। थैंक्स।